नेक्स्ट कंसीडर करते हैं एक ऐसा पोजीशन ऑब्जेक्ट का जहां पर इमेज भी बन रहा है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एग्जैक्ट रख दिया तो क्या होगा, जो इमेज बनेगा उसके ठीक नीचे बनेगा, ठीक नीचे बनेगा। इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1। इसी से आप समझ सकते हैं v एंड u में क्या रिलेशन होगा, एट c पे ही बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट c पे खड़ा है तो इमेज भी उसी के पास खड़ा है और उसके नीचे खड़ा है, इन्वर्टेड है। यही एक ऐसा पोजीशन है जहां पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 हो जा रहा है। मैग्निफिकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, हाइट ऑफ डिफिनेशन है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू -v बाय u। अगर ये -1 आ गया, अगर ये -1 आ गया तो इस केस में v इज इक्वल टू u आ रहा है। देखिए इस केस से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा केस, अगर मिरर फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, u माइनस f। तो अगर v इज इक्वल टू u आ जाए तो क्या होगा, v इज इक्वल टू u आ जाए तो क्या होगा, u माइनस f। इट मीन्स u से u कैंसिल हो गया, इट मीन्स u माइनस f दैट इज इक्वल टू f, u इज इक्वल टू 2f। सिर्फ डिस्टेंस की बात में कर रहा हूं, 2f एंड दैट इज इक्वल टू v। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, इमेज बन रहा है। कहां पे बन रहा है, जहां पे हमने इसको रखा है। यही एक ऐसा केस है जिसमें मैग्निफिकेशन -1 है, ये स्पेशल केस है, -1 है। और क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज का एक ही पोजीशन आ रहा है। ओके, अब समझिए ध्यान से, स्पीड की बात अगर मैं करूं तो देखिए ध्यान से, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे पास बना। इंफिनिटी से जब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आया तो इमेज यहां से यहां तक आया। मतलब ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और इमेज को बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो जिसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक डिफिनिट टाइम में, उसकी स्पीड क्या होगी, कम ही होगा ना। लेकिन ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाना पड़ेगा। तो सेंटर इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाने तक ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज्यादा होगा और इमेज का स्पीड धीरे धीरे, क्योंकि डिस्टेंस कम है, धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे यहां पहुंचेगा, बहुत धीरे, ये बहुत तेजी से आ रहा है, धीरे धीरे पहुंचेगा, ये बहुत तेजी से आ रहा है, धीरे धीरे पहुंचेगा। मतलब ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से इंफिनिटी से आर करके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास अगर स्थित होगा, उतने ही टाइम में इमेज क्या करेगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आएगा। मतलब इस कहानी में आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में आप देखिए कि यहां से यहां तक अगर इमेज ट्रेवल कर रहा है तो इस कहानी में स्पीड ऑफ इमेज इज लेस देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मींस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्जर देन स्पीड ऑफ इमेज। यही एक कहानी है, इसमें आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा चीज ये है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको बताना कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कॉनकेव मिरर। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन की बात मैं कर रहा हूं। मिनिमम सेपरेशन डी मिनिमम सेपरेशन कितनी होगी, कितना मिनिमम सेपरेशन होगा, तो इसका आंसर यही पे आपको मिल जाएगा, इसी जगह आपको मिनिमम सेपरेशन मिल जाएगा। बताइए कितना मिनिमम सेपरेशन, क्या ये 0 है, v माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम सेपरेशन जो है वो 0 आ रहा है, इसी पोजीशन पे आ रहा है। मिनिमम सेपरेशन इज इक्वल टू 0। कॉनकेव मिरर में क्वेश्चन अगर पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दैट इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम बोलेगा तो क्या बोलोगे, इंफिनिटी। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में भी मैक्सिमम क्या होगा, इंफिनिटी। मिनिमम में उसको निकालेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो v माइनस यू एक टर्म आ रहा है, तो उस टर्म के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, देखेंगे। ओके, ओके, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि मिनिमम सेपरेशन इतना है, मैग्निफिकेशन इतना -1 ही होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। चलिए एक बात समझ में आ गया, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और वहीं पे बन रहा है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं कि मान लो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, किसी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर। चलिए बिल्कुल सही, मैंने क्वेश्चन में दे दिया। ओके, तो इतना अगर है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर v इज इक्वल टू यू, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं v इज इक्वल टू यू, देन व्हाट इज इट्स वैल्यू। अगर v इज इक्वल टू यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधा आंसर निकाल देंगे 2f, दैट इज इक्वल टू 2f, दैट इज इक्वल टू 2 into 20, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही बनेगा। और इससे पहले भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे जिसमें बताया था कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया था और उसका दूसरा एंड जो था उसी जगह इमेज बना रहा था, उस जगह इमेज बना रहा था, इलोंगेटेड था, ठीक है, इलोंगेटेड था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ इलोंगेटेड इमेज यहाँ पे बना रहा है। इसी से रिलेटेड एक आईआईटी में क्वेश्चन भी बनाया गया था जो हमने इससे पहले सॉल्व किया हुआ है, इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखेंगे, वहां भी था, है ना। तो उस क्वेश्चन को भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम लोग इतना सारा कहानी पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, इसमें बहुत सारे मैग्निफिकेशन आते हैं। ओके, ये भी एक स्पेशल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ये भी देख लीजिए। मिनिमम सेपरेशन 0 आ रहा है, ये भी हम बता दिए। u1 v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर यहाँ पे इक्वल आ रहा है, ये भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर द मिरर आ रहा है। चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। कहानी में यह है कि अब ऑब्जेक्ट फोकस, प्रिंसिपल फोकस से दूर लेफ्ट में है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट में है। उस कहानी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन C, है ना, C एंड F से ज्यादा डिस्टेंस पर है और C से कम की दूरी पर है, तो क्या होगा। इससे रिलेटेड मैंने आईआईटी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो आप ये समझो कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज अब इधर जा रहा है, अब इधर इमेज जा रहा है, इसी केस को आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे हमने किसी पॉइंट पे ना यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं पर है, तो इमेज की स्थिति क्या हो रही है, इमेज का पोजीशन क्या हो रहा है, इमेज रियल हो रहा है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज है। देख लो यहाँ पर इमेज क्या है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, इनलार्ज भी है। तो m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 भी है और लेस देन 1 भी है। तो मैग्नीट्यूड मैंने बोला ग्रेटर देन 1 और विद साइन लगे तो माइनस लेस देन -1 का मतलब क्या, तो m इज इक्वल टू आप लिख दो -3 -4 -5 एक्सेट्रा, कुछ भी लिख दो, वो लेस देन 1 आ जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड तो ये 3 आएगा ग्रेटर देन 1, इसका मैग्नीट्यूड 4 ग्रेटर देन 1, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आ रहा है 5, है ना। ये हम लोग समझते हैं। और इमेज कितना बीच में रहा है, C और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। ये इमेज कहाँ बन रहा है भाई, C एंड इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है, ये रियल इन्वर्टेड आ रहा है। तो इसमें मैग्निफिकेशन के बारे में हम सोचेंगे तो मैग्निफिकेशन भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरल केस हम लोग बताते हैं, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूं बताना कि मान लो कि एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, इसमें फोकल लेंथ इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5f के बीच में 1.5 के पास रखा हुआ है बिफोर द मिरर, u इज इक्वल टू 1.5। तो आप बताओ v की वैल्यू क्या होगी। तो v का वैल्यू सिंपल फॉर्मूले से लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, है ना जी। तो u क्या है, u क्या है, विद साइन लिखेंगे तो 1.5f, क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, 1.5 f इज इक्वल टू 10 यानी 50 सेंटीमीटर है ना। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया, कितना आ रहा है u, f कितना है तो -10, विद साइन लिखेंगे, है ना। विद साइन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी है भाई, तो यहाँ पे u की वैल्यू लिखेंगे कितना, -15 और -f का मतलब है +10। ये कितना आ रहा है, ये देखो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ रहा है -5, है ना। तो ये लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय -5, ये कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ,
आपका फोकल लेंथ 10 है तो 10 दूना 20 और 10 ये 30 इधर बन जा रहा है, ग्रेटर देन सी। यहाँ पे 2f से भी ज्यादा डिस्टेंस पे आप बन रहा है, ये देख लो। अब इसका मैग्निफिकेशन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो इसका डिफिनीशन तो आप जानते ही होंगे, बहुत बार बता चुका हूँ। v बाई यू अगर मैं बताऊँ आपको माइनस v बाई यू, तो माइनस तो माइनस ही रहेगा। v कितना आया इसमें तो माइनस 30 आया। u कितना है भाई, तो u है आपको 15 सेंटीमीटर है ना, माइनस माइनस है यहाँ पे इतना लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस में ही आ रहा है, तो कितना हो गया -2। देख लीजिए ये मैग्निफिकेशन है, और ये मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मैग्नीट्यूड करें तो ग्रेटर देन 1 है। देख लीजिए रियल इन्वर्टेड इस तरह से मैग्नीफाइड इमेज बता रहा है। इस केस के बाद एक और केस हम लोग हैंडल करेंगे कि अब ऑब्जेक्ट ना सी के पास है ना इनके बीच में है, अब वो फोकस के पास है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखा तो अब क्या होगा। तो जनरली आप समझ सकते हो कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे, इमेज कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। आप समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमने प्रिंसिपल फोकस बना के रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब बताओ सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी बताइए। तो इसमें देखो क्या कहानी बन रही है। एक रे यहां से पास करता हुआ जा रहा है, फिर वापस भी आ रहा है। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ यहां जा रहा है, फिर रिट्रेस करके वापस आ रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट को ही यहां पे रख दिया, अगर आपने ऑब्जेक्ट को ही प्रिंसिपल फोकस के पास रख दिया तो कहानी क्या होगी। दूसरा रे इधर से पैरेलल जा रहा है और प्रिंसिपल फोकस से जाता हुआ चला जाएगा, मतलब अब जो है इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। कहां पर है भाई, अब इमेज इन्फिनिटी पर है। इस केस को भी आप लोग समझ सकते हैं, जब इमेज इन्फिनिटी पर है तो कहानी क्या होगी। यहां पे v की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी व्हेन u इज इक्वल टू f, u इज इक्वल टू f, v मींस इन्फिनिटी। देख लीजिए आप, इस केस में इन्फिनिटी होगा और जो इमेज आएगा वो इमेज जो है देख लीजिए रियल आएगा, इन्वर्टेड आएगा और हाईली इनलार्ज आएगा, वेरी वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड, हाईली इनलार्ज आएगा। इट्स मैग्नीट्यूड विल बी वेरी वेरी लार्जर देन 1 और वेरी वेरी लेस देन 1, विद साइन करें तो वेरी वेरी लेस देन 1। ये केस भी आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने सारे केसेस हमने अब तक बताया आपको, सारे के सारे केसेस में, ये पांचों केसेस में कितने केसेस थे, 4 1 5, मैंने 5 केसेस बताए। पांचों केसेस में जो इमेज है वो क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और कहीं कहीं डिमिनिश्ड भी है और इनलार्ज्ड भी है और मैग्निफिकेशन -1 भी है। सब कुछ आपने देखा। लेकिन एक चीज आप हर चीज में ऑब्जर्व करते होंगे कि जितने सारे इमेज बने हैं सब के सब इमेज क्या हैं, रियल हैं, इन्वर्टेड हैं, कॉमन है। पांचों केस में आपने देखा है कि जितने सारे इमेज बने हैं वो रियल हैं और इन्वर्टेड हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पांचों केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो भी रियल एंड इन्वर्टेड बनाया था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखा था तो भी रियल एंड इन्वर्टेड बनाया था, जब हमने इधर ऑब्जेक्ट रखा तो भी रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा था, जब हम फोकस पे लाए तो भी रियल एंड इन्वर्टेड बताया था। ओके, तो अब कहानी समझिए कि ऑब्जेक्ट को हम यहां से यहां लेके जा रहे थे। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस के पास ले जा रहे थे, इतने ही दूरी में इमेज जो है इन्फिनिटी के पास भाग जा रहा है। जितने टाइम में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास जा रहा है उतने ही टाइम में इमेज क्या कर रहा है, इन्फिनिटी के पास चला जा रहा है। मतलब अब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम हो जा रही है और इमेज का स्पीड बहुत ज्यादा लार्ज हो जा रहा है। कारण क्या है कि एक ही टाइम इंटरवल में इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और उतने ही टाइम इंटरवल में इमेज को वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। इसलिए इस केस में इमेज का स्पीड बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी बात तय हो गई। तो चारों केस हमने पढ़ा, मतलब फोकस के परे, फोकस से लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे इमेजेस बनेंगे रियल बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे इमेजेस बनेंगे वो रियल बनेंगे, इन्वर्टेड तो बनना ही है, रियल भी बनना है, इन्वर्टेड भी बनना है और डिमिनिश्ड बनेगा। इस पोजीशन पे आके -1 बनेगा और इसके बाद आएगा तो हाईली इनलार्ज बन जाएगा। काफी इजी है समझना, समझिए इस चीज को। और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत ही नहीं, इतना सारा माथापची करने की जरूरत ही नहीं। सीधा समझो, अगर इन्फिनिटी भी ऑब्जेक्ट है तो डिमिनिश्ड बनाएगा
और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो डिमिनिश्ड रहेगा, उतना डिमिनिश्ड नहीं रहेगा जितना इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट रहने पर रहता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो डिमिनिश्ड रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही अगर ऑब्जेक्ट हो तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। इमेज ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे आ जा रहे हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट और स्पीड की बात मैंने बताया, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लार्जर देन स्पीड ऑफ इमेज। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के पास जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो इमेज है हाईली इनलार्ज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है उतने ही टाइम इंटरवल में, और इमेज को बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। इट मींस स्पीड ऑफ इमेज इज वेरी वेरी लार्जर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। कब? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट जा रहा है तब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतना सारा चीज आप हजम कर लो, इतनी सारी बातें आप समझ लो। देन आफ्टर एक ऐसा स्पेशल केस बताएंगे आपको जिसमें ये आपका कॉनकेव मिरर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम बताएंगे आपको कि जब कॉनकेव मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट, अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। क्या वो रियल रहेगा, क्या वो इन्वर्टेड रहेगा, क्या वो डिमिनिश्ड रहेगा, क्या वो मैग्नीफाइड रहेगा, ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये जो कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाएगा। ठीक है जी, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, मैग्नीफाइड भी बनाएगा। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके डेंटिस्ट लोग दांत का एग्जामिन करते हैं अपने क्लिनिक में। दांत का पोजीशन हमने इसके बीच में रखा, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने बहुत फोकस और पोल के बीच में रखा है, तब जाकर के जो इमेज बन रहा है वो हाईली मैग्नीफाइड बनता है। हाईली मैग्नीफाइड बना करके यहाँ पे हमने दांत अगर रख दिया, यहाँ पे अगर हमने दांत रखा है तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, डॉक्टर उसको देख लेंगे, एग्जामिन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक ही स्पेशल केस बनाएंगे, एक ही ऐसा स्पेशल केस है कॉनकेव मिरर में, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, इनलार्ज, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। ओके, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद हमारा कॉनकेव मिरर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कॉनकेव मिरर पढ़ते पढ़ते एक ऐसा पोजीशन हम लोग ऑब्जेक्ट का फाइंड करते हैं जिसमें इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनते हैं। एक ही ऐसा केस, सिंगल केस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल हो जाता है। वो पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, दैट पोजीशन इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ऑब्जेक्ट अगर पोल एंड फोकस के बीच में अगर है किसी जगह पे, ना ये फोकस पे हो ना ये पोल पे हो, इन दोनों के बीच पे कहीं हो, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज्ड, वेयर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन +1, है ना। जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। देख लो, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, एंड बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। एक ही ऐसा केस है, सिंगल केस ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है, सिंगल केस है। और इसी एप्लीकेशन का यूज हम लोग डेंटिस्ट लोग करते हैं, इसी एप्लीकेशन का यूज डेंटिस्ट करते हैं, और दांत को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, बड़ा सा इमेज देखते हैं। प्लस इसका एक और काम है, सिर्फ डेंटिस्ट ही यूज नहीं करते, ये एक मेकअप मिरर की तरह भी यूज होता है। अगर इस तरह का पोजीशन हम यूज करते हैं तो ये मेकअप मिरर के तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेकअप मिरर के तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। पूछो कैसे? अगर मान लो कॉनकेव मिरर है, अगर आपका फेस यहाँ पर है तो आपका चेहरा काफी बड़ा दिखता है, और अगर आपका फेस बहुत बड़ा दिखेगा तो आपको पता ही है औरत कितने कॉन्शियस होते हैं अपने मेकअप को लेकर के, है ना। तो वो इस्तेमाल करते हैं अपने एक एक चेहरे को, चेहरे के एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उनका लुक कैसा है,
तो कॉनकेव मिरर का दूसरा इस्तेमाल इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पर भी हो सकता है, होता है। आप अक्सर हाँ ऑर्नामेंट के ज्वेलर्स के दुकान में जाते होंगे, ऑर्नामेंट्स के दुकान में जाते होंगे, तो वहाँ पे एक मेकअप मिरर रहता है, ठीक है। दो तरह की मिरर पाए थे, प्लेन मिरर रहता है और एक कॉनकेव मिरर रहता है। कॉनकेव मिरर को जब देखोगे तो नजदीक में जो फोकल लेंथ आपका जो फेस है, चेहरा जो है पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर के बीच में रहता है, जिसके वजह से आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखता है। और बहुत बड़ा दिखने से क्या होता है कि बड़ा दिखेगा तो हर चीज आपको क्लियर कट दिखेगा। आपका आईब्रो, आपका आंख कहाँ पर ऑर्नामेंट रखा हुआ, एक एक चीज मैग्नीफाइड करके आपको दिखेगा। लेडीज इस चीज का इस्तेमाल करते हैं और इस चीज को समझ करके ऑर्नामेंट्स की दुकान में या ज्वेलर्स की दुकान में इस तरह के कॉनकेव मिरर रखे रहते हैं, ठीक है, देखने के लिए एज ए मेकअप मिरर। मेकअप मिरर मतलब वहां गहना पहन करके, ऑर्नामेंट्स पहन के लेडीज ऑब्जर्व करती है उनको कैसा लग रहा है, लुक अच्छा है या नहीं, है ना, उनके ऊपर गहना जच रहा है या नहीं जच रहा है। ये ऑब्जर्व करने के लिए इस तरह का मिरर का यूज करते हैं एज ए मेकअप मिरर ऑल्सो। एंड डेंटिस्ट भी एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना। डेंटिस्ट टॉर्च, इसको हम क्या कह सकते हैं, डेंटिस्ट टॉर्च। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इस तरह का यूज करके। हाई मैग्नीफाइड दांत का इमेज दिखेगा, हाई मैग्नीफाइड दिखेगा तो आराम से डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर सकते हैं या उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। यही एक पोजीशन है कॉनकेव मिरर का, यही एक पोजीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैग्नीफाई हो जाता है, वर्चुअल इमेज दे रहा है, हाईली मैग्नीफाइड इफेक्ट रहता है ना। तो मिरर को पहचानने में आप धोखा नहीं खाएंगे। अगर मान लो एक मिरर अगर आपसे बता दिया जाए कि इमेज वर्चुअल है, मैग्नीफाई है, तो समझना वो कौन सा मिरर है, वो कौन सा मिरर है, वो कॉनकेव मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट सब के सब देखो, मैं 3 केस बता रहा हूं, एक मान लो प्लेन मिरर है, एक मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, एक मान लो कॉनकेव मिरर। अगर आपको पहचानना हो, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट का इमेज हाई मैग्नीफाइड है या मैग्नीफाइड है और वर्चुअल भी है, वर्चुअल सब में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अगर मैग्नीफाइड है, बड़ा है, m इज ग्रेटर देन +1, तो कौन सा मिरर होगा, दैट मिरर विल बी कॉनकेव मिरर। आप सीधा बोल सकते हो। अगर इक्वल है तो वर्चुअल, इस केस में भी है, इक्वल है तो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। लेस देन 1 है तो, लेस देन +1 है तो कॉन्वेक्स मिरर। आप इसको डिफरेंशिएट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में। ओके, तो फॉर रियल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इफ इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट इट इज ऑलवेज वर्चुअल। इसका मतलब यही हुआ कि अगर इमेज बना ऑब्जेक्ट का वो खड़ा है अगर, तो हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल में 3 केस, इक्वल मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर, लेस देन 1 कॉन्वेक्स मिरर, ग्रेटर देन 1 कॉनकेव मिरर। आप आराम से इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ दिखाया आपको कि u का मैग्नीट्यूड इज लेस देन f एंड ग्रेटर देन 0। ये हम लोग केस समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। मान लो कि एक कॉनकेव मिरर हमने आपको दिया, कॉनकेव मिरर दिया जिसका फोकल लेंथ कितना आप लेते हैं, 15 सेंटीमीटर मान लो। कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। ओके, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो निगेटिव में आ जाएगा, है ना। और इसका ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो 10 सेंटीमीटर पे बिफोर मिरर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो बताइए इमेज कहाँ पे बनेगा, वेयर विल द इमेज फॉर्म, v इज इक्वल टू व्हाट, v की वैल्यू क्या होगी। तो कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग एक बार में अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। u कितना है -10, फोकल लेंथ कितना है -15, डिवाइडेड बाय u कितना है -10, और माइनस माइनस कितना है प्लस, मतलब ये कितना आ गया 150 डिवाइडेड बाय कितना 5, तो ये कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर जो है वर्चुअल इमेज दे रहा है ना। ये कैसा दे रहा है, वर्चुअल इमेज दे रहा है। तो वर्चुअल इमेज देगा तो आराम से आप फाइंड कर सकते हो मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तो हाइट दिया है नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट भी नहीं दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट भी नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मान लो डिफिनेशन है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए -v का मतलब क्या, -30 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है भाई, तो u जो है आपको क्या आ रहा है -10, तो आंसर कितना आ रहा है 3 ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइड है ना, ये क्या हो गया मैग्नीफाइड, बड़ा दिखेगा, ये 3 गुना दिखेगा, ऑब्जेक्ट का 3 गुना दिख जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीफाइड करके देख सकते हैं, इस पोजीशन पे कहीं न कहीं रहेगा तो मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट फोकस पे रखा, एग्जैक्ट आपने फोकस पे रखा तो वो भी मैग्नीफाइड होगा, लेकिन वो रियल रहेगा, वर्चुअल नहीं होगा। थोड़ा सा इधर कर देंगे तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग बनाना। मान लो फोकल लेंथ हमने 30 सेंटीमीटर कर दिया, मान लो कि फोकल लेंथ हमने 30 सेंटीमीटर कर दिया और u इज इक्वल टू इतना दे दिया, तो बताना है आपको u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर भी डाल देते हैं, -15 सेंटीमीटर भी डाल देते हैं, -20 सेंटीमीटर भी डाल देते हैं। इन ऑल केसेस में आपको v फाइंड करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरह के होमवर्क को आप बनाएंगे, समझेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए फायदेमंद है। ओके, ओके। अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ द मिरर। पावर ऑफ द मिरर करना है, मिरर का क्या पावर है। तो सबसे पहले पावर को डिफाइन करना होगा। मिरर के लिए पावर का डिफिनेशन क्या है, पावर का क्या डिफिनेशन होगा मिरर के लिए। इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी। लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है और कितना डाइवर्ज कर रहा है, इस नेचर को हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं। कोई भी मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, प्लेन हो, जो कुछ भी हो, वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, वो उसका पावर कहलाता है। अगर मान लो कि कोई मिरर बहुत ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, बहुत ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या है, पावर बहुत ज्यादा है। ओके, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के नेचर में आप जानते होंगे कि कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर किसका है, कॉनकेव मिरर का है। और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है। ओके, तो पावर को डिफाइन किया गया, पावर इज इक्वल टू 1/f। f इज द फोकल लेंथ इन मीटर। जब ये मीटर में रहेगा तब, है ना, तो 1/f मीटर में लिखेंगे, और सेंटीमीटर में है तो बाई 100 कर देंगे। तो जब मीटर में रहता है तो जो यूनिट, जितना भी नंबर आएगा, जितनी भी वैल्यू आएगा, उसके साथ एक यूनिट जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड डायोप्टर। डायोप्टर एक यूनिट डाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो क्या होगा, उसका पावर भी पता हमें चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले पावर ये बताओ कि प्लेन मिरर का पावर कितना होता है। व्हाट इज द पावर ऑफ प्लेन मिरर। पावर हम प्लेन मिरर का पढ़ना चाहेंगे तो कितना होगा। अरे भाई, फोकल लेंथ जो है तो प्लेन मिरर का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। फोकल लेंथ कितना होगा, इनफाइनाइट है। पावर कितना हो गया, 0। यहाँ क्या करेंगे, 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0। पावर कुछ भी नहीं है। मतलब प्लेन मिरर ना लाइट को कन्वर्ज करती है ना लाइट को डाइवर्ज करती है, पावरलेस, इट इज पावरलेस। तो प्लेन मिरर क्या है, पावरलेस होता है। चलिए, तो इतना पावर होता है, डायोप्टर लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला यही तो है, यही है। ये फोकल लेंथ किसमें है भाई, तो मीटर में है। ये किसमें है, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं। सेंटीमीटर में होगा तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पे देख रहे हैं ना, फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का आपको पता है पॉजिटिव होता है, और ये साइन निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो पावर जो है कॉन्वेक्स लेंस का वो लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये अगर पावर लेस देन 0 आ रहा है, इट मींस इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ये कैसा है, डाइवर्जिंग इन नेचर। इससे पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो पावर के बारे में बता देते हैं कि पावर अगर निगेटिव आ रहा है, समझिए वो डाइवर्जिंग है, वो डाइवर्जिंग है ना। तो चाहे वो प्लेन, चाहे वो मिरर्स हो, चाहे वो लेंस हो, अगर पावर निगेटिव आ जा रहा है तो उस लेंस सिस्टम का, उस ऑप्टिकल सिस्टम का, उस मिरर का जो पावर है वो डाइवर्जिंग आता है। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे माइनस इतना बताया। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि फोकल लेंथ किसी कॉन्वेक्स मिरर का दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया हुआ है,
10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर मान लो दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका 20 सेंटीमीटर दिया हो, एक बार 50 सेंटीमीटर दिया हो, फिर 100 सेंटीमीटर दिया हो। इतने सारे केसेस में आप बता सकते हो कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा। इस इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना होगा पावर, क्या आप पावर बता सकते हो? क्या होगा 1/f, f मतलब कितना 1/10, 1/10 होगा ना। तो 10 क्या है सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने फोकल लेंथ को क्या लिखा है 1/f सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से ऊपर डिवाइड करना हो, ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा और इस नंबर से डिवाइड करना होगा। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -10 डायोप्टर, है ना, -10 आ रहा है। फिर 20 डाल के देखते हैं ये कितना आ रहा है, ये आएगा -100/20 दैट इज इक्वल टू -5 डायोप्टर। ठीक है, इसके बाद आ रहा है -100/-50, तो कितना आया -2 डायोप्टर। ठीक है, 100 का डाल के देखते हैं तो पावर कितना आएगा -100/100 दैट इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। ठीक है, इस तरह से हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं। पावर अगर निगेटिव है तो डाइवर्जिंग नेचर है उस ऑप्टिकल सिस्टम का, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अब कॉनकेव मिरर का डिस्कस करते हैं केस। अगर मैंने थर्ड केस ले लिया कॉनकेव मिरर का पावर के बारे में अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, पावर ऑफ कॉनकेव मिरर है ना, पावर ऑफ कॉनकेव कितना है, तो फॉर्मूला तो वही आ रहा है, लेकिन फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या आता है निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो मतलब अगर जिस भी ऑप्टिकल सिस्टम का पावर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो उसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर आता है। क्या आता है भाई, उसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग, लाइट को कन्वर्ज करता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का बहुत सारा दिया हुआ है, एक में 10 सेंटीमीटर दिया हो, है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर 20 सेंटीमीटर दिया हो, है ना, 50 सेंटीमीटर दिया हो, 100 सेंटीमीटर दिया हो। ओके, इन सारे केसेस में आप पावर फाइंड करके बताना कितना होगा। तो जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था सेम मेथड लगाना होगा, बस सब में प्लस करते चले जाएंगे। 10 डायोप्टर मतलब कन्वर्जिंग नेचर है, 5 डायोप्टर कन्वर्जिंग नेचर है प्लस, है ना, इसके बाद +2 डायोप्टर कन्वर्जिंग नेचर है, +1 डायोप्टर, ये सब क्या कन्वर्जिंग नेचर है। ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर का पावर कहलाता है। ओके, चलिए, तो ये सब बातें मैं आपको बता दिया। अब आप इससे भी समझ सकते हो कि मान लो कि एक कॉनकेव मिरर हमने दे दिया, अब मैं पावर पूछ रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस मिरर के तरफ गया, है ना, इन्फिनिटी से जा रहा है और यहाँ पे इमेज बना रहा है। एक और मिरर मैं बता रहा हूँ आपको, कॉनकेव मिरर, है ना, एक और मिरर बता रहा हूँ जो पैरेलल लाइट इसके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो अब ये बताओ आप मुझे कि दोनों में से ज़्यादा कन्वर्जिंग कैपेसिटी किसकी है, ज़्यादा पावर किसकी होगी, ज़्यादा पावर किसकी होगी, इस मिरर की होगी या इस मिरर की होगी, किसका पावरफुल ज़्यादा है, किसका पावर ज़्यादा है, बताइए। पहले इसका फोकल लेंथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोनों कॉनकेव मिरर हैं, जिस जगह ये कन्वर्ज करेगा मान लो वो प्रिंसिपल फोकस होगा, है ना, पोल से डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इस जगह पे देखो कि इसका फोकल लेंथ कम है, और इस जगह पे देखो इसका फोकल लेंथ क्या है, ये f1 है, ये क्या है f2 है ना, ये प्रिंसिपल फोकस f दे देते हैं और यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ किया तो ये क्या है, पोल है। तो अब आप ये बताओ कि f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 इज ग्रेटर देन f1, इसका मींस 1/f2, 1/f2 क्या होगा, 1/f2 इज लेस देन 1/f1, ये क्या है, ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर क्या है, ज्यादा। P1 इज ग्रेटर देन P2 बिकॉज सिंस, क्यों ऐसा है भाई, बिकॉज f1 इज लेस देन f2, f1 जो है वो क्या है, f2 से लेस देन है, इसीलिए बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कोई मिरर का फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से पावर क्या होगा, उल्टा पड़ जाएगा।
उसी तरह से आप लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में भी आप देख सकते हैं वहां पे क्या होगा, यहाँ पे रियली कन्वर्ज कर रहा है, इसका नेचर रियली कन्वर्ज है, उसका डाइवर्जिंग नेचर आता है, उसमें भी आप डाइवर्जिंग नेचर देखोगे कि अगर कम डिस्टेंस पे डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा दूर पे डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब उस डाइवर्जिंग उसका पावर क्या है, कम है। ओके।